राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि विधेयकों की विधायी क्षमता की जांच राज्यपाल नहीं कर सकते। देश भर में भारी बारिश ने इन दिनों तबाही मचाई हुई है। कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज घोषित करने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग आज से शुरू हो गई है। 2 दिवसीय इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी दरों के प्रस्ताव और सुधारों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिक ट्रायल नियम 2019 में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी के निर्देशों के तहत फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल सेक्टर में नियामक नियमों को कम करके व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत अब तक राज्य में सिर्फ 3 विदेशियों को ही भारतीय नागरिकता दी गई है। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इस दौरान 75 नई सेवाएं और योजनाएं जनता को सौंपी जाएंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद एक बार फिर जनसुनवाई आयोजित की गई। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रही। दिल्ली में यमुना नदी के उफान ने एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। मंगलवार सुबह हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके आज दिल्ली पहुंचने से हालात और गंभीर हो सकते हैं। बिजनौर जिले से बुधवार सुबह सनसनीखेज खबर सामने आई। बिजनौर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार राजकुमार ने अपनी सरकारी आवास के कमरे में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है और अगले 2 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है, जबकि वर्तमान में यह चौथे स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल माताओं और बहनों को वित्तीय सशक्तिकरण की नई सुविधा देगी। उन्होंने कहा कि अब गांव की महिलाएं मोबाइल फोन के जरिए आसानी से ऋण और सहायता प्राप्त कर सकेंगी, जिससे उनके काम और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इस पूरी तरह डिजिटल प्रणाली की सराहना की और बिहार की महिलाओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार की प्रशंसा की। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार की मेरी लाखों बहनें, आप सभी को प्रणाम। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं,
सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माताओं, बहनों, बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक विध काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने प्रधानमंत्री आवास में, पीएम आवास में करोड़ों की संख्या में पक्के घर बनवाए और इसमें ये भी ध्यान रखा कि वो घर हो सके तो महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। माताओं, बहनों, हमने पीने के साफ पानी का संकट खत्म करने के लिए हर घर जल योजना चलाई। माताओं बहनों को इलाज की परेशानी ना हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने वाली आयुष्मान योजना चलाई। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए हम उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी भी बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं माताओं बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान 75 नई सेवाएं और योजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और रुके हुए कार्यों की शुरुआत होगी। आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जाता है, इस साल दिल्ली सरकार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक सरकार 75 सेवा के प्रकल्प, अलग अलग प्रकार की जनता के हित की योजनाएं, जनता को योजनाएं समर्पित करने के कार्यक्रम, उद्घाटन, शिलान्यास, वो सारे काम जो वर्षों से लंबित थे दिल्ली में, उन सभी कामों का आगाज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे करेंगे। और करारा जवाब हम देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसी शख्सियत, ऐसे विकास पुरुष और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपने शरीर का एक एक कण लगा दिया, जो दिन रात देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे तकलीफ होती है विपक्ष के नेताओं के उन वक्तव्यों से जब उनकी स्वर्गीय माता जी पर वो कमेंट करते हैं। बिहार की धरती से, सीता माँ की धरती से महिलाओं का इस प्रकार से अपमान, माँ का इस तरीके का अपमान, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री जी
कि स्वर्गीय माता का अपमान सच में राजनीति के निम्न स्तर को परिभाषित करता है। जिस तरीके से सो कॉल्ड 2 युवराजों ने पूरे देश की राजनीति को शर्मिंदा किया, प्रधानमंत्री जी की माता जी के विरुद्ध इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आज तक किसी एक नेता ने, किसी प्रवक्ता ने या उन्होंने स्वयं ने माफी तक नहीं मांगी, खेद तक नहीं प्रकट किया। इससे ज्यादा निम्न स्तर क्या हो सकता है। आज हम दिल्ली में बैठ करके यहां से इतना कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट तक एक एक राज्य के लिए कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये राज्य में किस पार्टी की सरकार है। हर एक राज्य के लिए उन्होंने काम किया, उसको विकास दिया। आज ऐसा व्यक्तित्व दिल्ली सरकार पूरी तरीके से समर्पित होकर उनके सम्मान में सेवा का पखवाड़ा चलाएगी और पूरे के पूरे दिल्ली में अनेकों हर वर्ग से निमित्त योजनाओं को लेकर के आएंगी और उनका क्रियान्वयन करेगी। हर विभाग से, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हमारा सोशल वेलफेयर है, हेल्थ से जुड़ी हुई स्कीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई स्कीम, वेलफेयर की जो पेंडिंग स्कीम्स हैं, सब प्रकार के कामों को दिल्ली की जनता के हित में हम लेकर के आएंगे और 75 योजनाओं को दिल्ली को समर्पित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज IIT कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल अकादमी जगत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने जोर दिया कि चेतन मन से आधुनिक अध्ययन, अवचेतन मन से नवाचार और अचेतन मन से शोध कार्य कर सफलता हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत कभी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था और अब चौथे स्थान पर है। इसे दोबारा ऊंचाई पर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। उन्होंने IIT कानपुर के योगदान की सराहना की और छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। IIT कानपुर आयोजित समन्वय के आज के इस कार्यक्रम में IIT कानपुर के हमारे सभी युवा, ऊर्जा से भरपूर छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, IIT कानपुर को समन्वय के इस विजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर
अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। यहां पर मॉडल स्टडी के लिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहां पर एक टीम को इसके बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड मैनेजमेंट पर जो कार्य हुआ है, आप इस पे एक स्टडी करिए। मॉडल स्टडी यहां पर आईआईटी कानपुर ने किया था। हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना होगा। उस दिन भारत फिर से 1947 में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के रूप में, आत्मनिर्भर भारत के रूप में और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। जो 300 वर्ष पहले जो भारत के पास जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, उसको भारत फिर से अर्जित कर सकता है। उसको अर्जित करने की दिशा में हम सबको एक सामूहिक प्रयास करना होगा। और यह समन्वय का कार्यक्रम जिसमें एकेडमिया, इंडस्ट्री एक मंच पर आकर के इन मुद्दों पर, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में हम लोगों को क्या कुछ करना है, तीनों मिलकर के जिस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चीजें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर समन्वय के इस कार्यक्रम के लिए आईआईटी कानपुर को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि यहां से जो मंथन होगा, उस मंथन को किसी एक निष्कर्ष पर आप सब पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। वह प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें इस स्थिति से निकालने की हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश पर जब भी संकट आया है, पंजाब सबसे आगे खड़ा रहा है और अब पूरे देश को पंजाब के साथ खड़े होने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है ताकि इस आपदा से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। देखो, संकट की घड़ी है पंजाब फुटबॉल है। पंजाब देश जो भी देश संकट च आया तो पंजाब नाल खड़ा है, चाहे वो हरी क्रांति होवे, चाहे आज़ादी लैनी होवे, साडियां सब तो वध कुर्बानियां साडियां ने। ते अज पंजाब संकट च है तो मैं उम्मीद करदा कि देश पंजाब नाल खड़ा। मैं हक मंगदा, मैं कोई भीख नहीं मंगदा सेंटर तो। 50,000 करोड़ GST का, 8,000 करोड़ RDF का, साडा ਉਹੀ दे देण, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। नहीं, PM साहब ने गल की है, HM साहब ने गल की है, होम मिनिस्टर साहब ने जी उन्होंने हाल चाल पूछे पंजाब का। कल HM साहब का भी फोन आया सी, उन्होंने हाल चाल पूछा कि किवें है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों पर बड़े खुलासे की चेतावनी के एक दिन बाद भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय वोटर आईडी नंबर है। भंडारी ने कहा कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि यह कैसे संभव हुआ और क्या उन्होंने 1 से अधिक बार मतदान किया है, जो चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। पिछले कुछ दिनों से देश की जनता और मीडिया के बंधु ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर देश के आम नागरिकों को फर्जी कह रहे हैं। पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC 199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 1 से ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी इस पे शांत क्यों है, ये मैं आपके सामने बताऊंगा। आप याद करिए 1980 में सोनिया गांधी जी देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद 1982 के अंदर हमने प्रोटेस्ट करा तो वो नाम हटा, और सोनिया गांधी की इस वोटर धांधली के ऊपर अभी तक राहुल गांधी शांत है। याद करिए 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई। याद करिए दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले अभी इसी वक्त थोड़े समय पहले की बात है कि तेजस्वी यादव के मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए थे। जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव ने 2020 और 25 के चुनाव में वोट किया था, वो प्रेस के सामने दूसरा एपिक आईडी सामने दिखाते हुए पाए गए थे। तो क्या इसके बारे में भी राहुल गांधी शांत थे? तो आज जब ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी का ये नेक्सस बाहर आया है, इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीब, वंचित और पिछड़े के साथ इतनी नफरत करते हैं कि अपने खुद के पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने के लिए, उनकी वोट धांधली को छुपाने के लिए वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। तो आज हम सीधा चार्ज ये करते हैं कि राहुल गांधी को अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, उनके पार्टी के अंदर खुद एक वोट चोरी का एटम बॉम्ब रैकेट चल रहा है, जिसके बारे में उनको देश की जनता को बताना चाहिए।
माफी मांगनी चाहिए। आज नवा रायपुर अटल नगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। 217 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक भवन हरित ऊर्जा से युक्त होगा और राज्य की बिजली कंपनियों के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन समय पर पूरा होगा और इससे कार्यप्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष की बधाई भी दी और कहा कि प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। नया रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनियों के संयुक्त भवन के शिलान्यास समारोह में मंच में विराजमान हमारे सभी एमडीज, पावर कंपनियों के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये गणेश महोत्सव का भी पावन अवसर चल रहा है, तो गणेश महोत्सव को भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे शुभ अवसर में इस भवन का हम लोग शिलान्यास किए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भवन समय पर और गुणवत्तापूर्वक पूरा होगा और हम सब लोग अपने छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत जयंती वर्ष भी मना रहे हैं, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप लोगों को बधाई। और आपके पावर कंपनी की स्थापना का भी ये रजत जयंती वर्ष है, तो उसका भी पावर कंपनी के सभी हमारे बंधुओं को बधाई। और जिस तरह से 25 वर्षों में लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है, 1 नवंबर 2000 के पहले और 25 वर्षों के विकास की तुलना हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। सभी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। और जहां तक पावर की बात है, 2000 में मात्र 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहां पर छत्तीसगढ़ में होता था, लेकिन आज हम लोग 25 वर्षों में 30,000 मेगावाट तक पहुंच गए हैं। और 1320 मेगावाट का तो एक संयंत्र का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ होके वो चल रहा है। तो आज इस स्थिति पर हमारा ये छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। और हमारी जो 3 कंपनियां हैं पुराने भवन में संचालित थी, लेकिन अब इसके लिए नया भवन का शिलान्यास किए हैं जो कि हरित ऊर्जा से युक्त होगी। और आज जब उस भवन को दिखाए यहाँ पर, मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि ये भवन का निर्माण समय पर और गुणवत्तापूर्वक हो जाए। और आज पावर के क्षेत्र में काफी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 0 पावर कट स्टेट है और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ में, नई उद्योग नीति 2024-2030। और इसके तहत भी एनर्जी के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में पिछले दिनों मतलब थर्मल और आपका सोलर पंप स्टोरेज, ये सब मिला के करीब 3 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। और आने वाले समय में फिर 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग छत्तीसगढ़ में पैदा कर पाएंगे। तो अपने प्रदेश में लोगों को 24 घंटा बिजली देकर अन्य पड़ोसी प्रदेशों को भी हम लोग छत्तीसगढ़ से बिजली देने में सफल होंगे। इसके लिए मैं पूरे विद्युत विभाग को, सभी कंपनियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र